नमस्कार। हर तरफ बहुत बुरा हाल है। आजकल धूप सिर्फ चुभती नहीं बल्कि काटती है। घर से बाहर कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने भट्टी का दरवाजा खोल दिया हो। आसमान से आग बरस रही है और इंसान बस छांव तलाशने को मजबूर है। लेकिन ये सिर्फ आपके या मेरे शहर का हाल नहीं है, पूरी दुनिया की यही कहानी है। एक तरफ हमारा भारत और दुनिया के कई देश भीषण गर्मी में झुलस रहे हैं। नदियां सूख रही हैं और दोपहर होते ही सड़कें वीरान हो जाती हैं। तो दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे छोर पर अलग ही तबाही मची है। सदियों से जमे हुए बर्फीले ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। समुद्र का पानी शहरों की तरफ बढ़ रहा है। मतलब साफ है, हमारी धरती और मौसम का वो सदियों पुराना संतुलन अब पूरी तरह टूट चुका है। कहीं झुलसाने वाली गर्मी है, कहीं रातों रात शहरों को डुबाने वाली बाढ़, कहीं धू धू कर जलते हुए विशाल जंगल। आज हम अनकही में बात करेंगे उस साइलेंट किलर की जो बिना कोई शोर मचाए धीरे धीरे पृथ्वी को निगलने की तैयारी कर रहा है। और इस खतरे का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर क्यों धरती पहले से ज्यादा गर्म हो रही है? क्या इसके पीछे सिर्फ फैक्ट्रियां, गाड़ियां और प्रदूषण है, या हमारी रोजमर्रा की आदतें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? शुरुआत बड़े सवाल के साथ ही करते हैं। क्या वाकई धरती पहले से ज्यादा गर्म हो रही है या ये सिर्फ हमारा वहम है? अगर हम विज्ञान और आंकड़ों पर नजर डालें तो सच्चाई थोड़ी डराने वाली है। पिछले कुछ दशकों में पृथ्वी का औसत तापमान बहुत तेजी से बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक 1850 से 1900 के दौर की तुलना में जब दुनिया में फैक्ट्रियां लगनी शुरू ही हुई थी, तब से लेकर अब तक पृथ्वी लगभग 1.3 से 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो चुकी है। 1970 के दशक के बाद तो जैसे धरती पर आग ही लग गई हो। तापमान बढ़ने की रफ्तार और भी तेज हो गई। औसतन लगभग 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति दशक। पिछले चारों दशक अपने पहले के सभी दशकों से ज्यादा गर्म रहे हैं। 2015 से 2025 तक का दौर रिकॉर्ड में सबसे गर्म दशक माना गया। अगर इस साल की बात करें तो 2026 में भी पृथ्वी का तापमान खतरनाक रूप से ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। जनवरी और मार्च 2026 में यह तापमान सामान्य से लगभग 1.48 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया और फरवरी 2026 में तो यह बढ़त लगभग 1.49 डिग्री तक पहुंच गई। इसका मतलब है कि पृथ्वी अब 1.5 डिग्री सेल्सियस की उस खतरनाक सीमा के बेहद करीब खड़ी है, जिसके पार जाने का मतलब है ऐसी तबाही जिसे फिर पलटा नहीं जा सकेगा। सच कहा जाए तो धरती अब धीरे धीरे नहीं तप रही है, बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि हम इंसानी इतिहास के सबसे गर्म दौर में जी रहे हैं। यह बदलाव सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन पूरी धरती के लिए बहुत बड़ा और जानलेवा परिवर्तन है। इसी लगातार बढ़ते हुए तापमान को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है और इसके पीछे जो चीज सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, विज्ञान में उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। अब ये नाम सुनकर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से उदाहरण के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए आप अपनी कार से कहीं जाते हैं और इस चिलचिलाती धूप में कार के सारे शीशे बंद करके उसे बाहर खड़ा कर देते हैं। काम खत्म करके कुछ देर बाद जब आप वापस आते हैं और कार का दरवाजा खोलते हैं तो क्या होता है? आपके चेहरे पर गर्म हवा का बहुत तेज झोंका पड़ता है। कार की सीटें तप रही होती हैं, स्टीयरिंग को हाथ लगाना मुश्किल हो जाता है और कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे आपने कार नहीं कोई तंदूर खोल दिया हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज की गर्मी कार के शीशों से अंदर तो आसानी से आ गई, लेकिन वो गर्मी बाहर नहीं निकल पाई। धीरे धीरे करके उस गर्मी ने कार के अंदर का तापमान बढ़ा दिया। हमारी धरती के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है और फर्क बस इतना है कि आप अपनी कार का शीशा खोलकर ताजी हवा अंदर ला सकते हैं, लेकिन पृथ्वी का दरवाजा कोई नहीं खोल सकता। हमारे वातावरण में मौजूद कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ठीक उसी कार के शीशे की तरह काम करती हैं, जो गर्मी को अंदर तो आने देती हैं लेकिन बाहर जाने नहीं देती। सामान्य मात्रा में तो ये गैसेस बहुत जरूरी हैं क्योंकि इनके बिना हमारी धरती बर्फ की तरह ठंडी हो सकती है। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब हमने इन गैसेस की मात्रा को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता काला धुआं, पेट्रोल और डीजल से दौड़ती करोड़ों गाड़ियां, कोयले से बनने वाली बिजली और अपने लालच के लिए तेजी से काटे जा रहे जंगल,
ये सभी चीजें मिलकर हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का जहर घोल रही हैं। और जब वातावरण में ये गैसेस बढ़ती हैं तो धरती का तापमान बेतहाशा बढ़ने लगता है, जैसा अब हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो तापमान बढ़ भी गया तो क्या, गर्मी ही तो लगेगी, थोड़ा पसीना आ जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि बात सिर्फ गर्मी की नहीं, हमारे वजूद की है। धरती का मौसम संतुलन पर काम करता है। तापमान में बदलाव उस संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में हीट वेव पहले से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। कई जगह अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इनका पिघलना सिर्फ पहाड़ों की समस्या नहीं है, इससे समुद्र का स्तर भी बढ़ सकता है। अगर समुद्र का स्तर लगातार बढ़ता रहा तो भविष्य में कई तटीय इलाकों पर खतरा बढ़ सकता है। इस गर्मी से सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जंगल भी पनाह मांग रहे हैं। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले उत्तराखंड को ही ले लीजिए। जैसे जैसे पारा उछाल मार रहा है, वहां के जंगलों में लगी आग और भी ज्यादा विकराल रूप लेती जा रही है। पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी, देहरादून, नैनीताल और उत्तरकाशी, ये वो जिले हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा धधक रहे हैं। और आग की लपटें सिर्फ पेड़ों को नहीं जला रही, बल्कि बहुत बड़ी चिंता और चुनौती खड़ी कर रही हैं। 53,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैले उत्तराखंड का लगभग 71% हिस्सा जंगलों से घिरा है। लेकिन लगातार बढ़ता हुआ तापमान, कम होती बारिश और तेजी से सूखती जमीन इन हरे भरे जंगलों पर बहुत भारी पड़ रही है। दुनिया के कई हिस्सों में जंगलों में लगने वाली आग पहले से ज्यादा खतरनाक और लंबे समय तक चलने लगी है। बढ़ती गर्मी और सूखे की वजह से जंगल जल्दी सूख जाते हैं और छोटी सी चिंगारी भी बड़ी तबाही में बदल जाती है। कई देशों में लाखों हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। इससे सिर्फ पेड़ नहीं जलते बल्कि लाखों जानवरों का घर भी खत्म हो जाता है और भारी मात्रा में धुआं और कार्बन वातावरण में घुल जाता है। 2023 में सिर्फ कनाडा में जंगल की आग ने लगभग 4.5 करोड़ एकड़ से ज्यादा जमीन को प्रभावित किया, जो वहां के इतिहास के सबसे बड़े वाइल्ड फायर सीजन में गिना गया। इस आग का धुआं हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचा और कई शहरों की हवा को जहरीला बना दिया। ग्लोबल वार्मिंग का असर सिर्फ गर्मी तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी आपदाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि बढ़ते तापमान के कारण वातावरण ज्यादा नमी पकड़ता है और यही वजह है कि कई बार कम समय में बहुत ज्यादा भारी बारिश देखने को मिलती है। 2023 में अफ्रीका के 15 देशों में आई भीषण बाढ़ से 2600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, हजारों घर तबाह हुए और लाखों लोग प्रभावित हुए। 2023-24 के दौरान दुनिया ने रिकॉर्ड संख्या में बड़ी प्राकृतिक आपदाएं देखी। इस अवधि को रिकॉर्ड के सबसे शक्तिशाली एल नीनो घटनाओं में गिना गया। 2020 से 24 के बीच बाढ़ से वैश्विक नुकसान 320 अरब डॉलर से ज्यादा आंका गया। तो कहीं जंगल जल रहे हैं, कहीं धरती सूख रही है, तो कहीं पानी तबाही बनकर शहरों को डुबो रहा है। भारत पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। देश के कई हिस्सों में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मौसम का पैटर्न बदलता दिखाई दे रहा है। किसानों के लिए मौसम का अनुमान लगाना मुश्किल होता जा रहा है। कभी अचानक बारिश, कभी सूखा और कभी असामान्य गर्मी। ये बदलाव खेती और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। ऊपर से मौसम वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार एल नीनो साधारण नहीं बल्कि सुपर एल नीनो के तौर पर दस्तक दे सकता है। अगर वैज्ञानिकों की चेतावनी सच निकली तो यह भी हो सकता है कि इस बार गर्मी के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। अब जरा एल नीनो के बारे में भी जान लीजिए। ये स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब है छोटा बच्चा। इसका सिर्फ नाम ही स्पेनिश है, स्पेन से इसका कोई लेना देना नहीं है। एल नीनो का संबंध दरअसल दक्षिण अमेरिका से है, लेकिन दक्षिण अमेरिका का यह बालक भारत में गर्मी क्यों बढ़ा रहा है? इसका जवाब छिपा है प्रशांत महासागर की हवाओं और पानी के तापमान में। आमतौर पर यहां पूर्व से पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं, लेकिन एल नीनो आने पर यह सिस्टम उलट जाता है और पूरा समुद्र गर्म होने लगता है। इस बार खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से कहीं अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। मध्य प्रशांत में तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और नीचे की सतह पर गर्म पानी का बड़ा भंडार जमा हो गया है।
अगर यही तापमान 2 डिग्री या उससे ज्यादा हो जाता है तो ये सुपर एल नीनो कहलाएगा। पिछले 70 सालों में ऐसा केवल 1982, 1997 और 2015 में हुआ था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार ये 150 साल का सबसे ताकतवर एल नीनो बन सकता है। भारत पर इसका असर ये होगा कि मॉनसून कमजोर पड़ेगा, बारिश कम होगी और उत्तर मध्य और पश्चिम भारत में भयंकर लू चलेगी। पहले से ही जंगल काटने और प्रदूषण बढ़ने के कारण पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। समुद्र भी गर्म हो गए। जब एल नीनो जैसी प्राकृतिक घटना इस बढ़े हुए तापमान के ऊपर और गर्मी डालती है तो असर दोगुना हो जाता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग बेसलाइन को गर्म कर देती है और एल नीनो उसमें इजाफा करता है। इसलिए अब साधारण एल नीनो भी पहले से ज्यादा गर्मी देता है और अगर सुपर एल नीनो आ गया तो यह संयोजन पूरी धरती के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। लेकिन ये चुनौती सिर्फ गर्मी और मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक ऐसा खतरा भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारी धातुओं का फैलाव। शोध में पाया गया है कि इसमें पारा यानी कि मर्क्यूरी, सीसा यानी कि लेड, कैडमियम और आर्सेनिक जैसी धातुओं का जिक्र किया गया है, जो पर्यावरण और इंसानी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मानी जाती है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो इन ग्लेशियर्स और जमी हुई जमीन में कई सालों से फंसी भारी धातुएं अब बाहर निकलकर नदियों, झीलों और समुद्रों में पहुंच सकती हैं। इसके अलावा बाढ़, बारिश के पैटर्न में बदलाव और समुद्री परिस्थितियों में परिवर्तन भी इन धातुओं के फैलाव को बढ़ा सकते हैं। एक बार जब धातुएं पानी और मिट्टी में पहुंचती हैं तो पौधों और जीवों के जरिए खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकती हैं। धीरे धीरे इंसानों तक भी पहुंच सकती हैं और स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बात हाथ से निकल गई है, अब हम कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए, मुसीबत तो बड़ी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि संभाली ना जा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अभी से बड़े और ठोस कदम उठाए जाएं तो ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार और उसके असर को कम किया जा सकता है। यानी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और अभी हमारी हार नहीं हुई है, लेकिन वक्त हमारे लिए कम जरूर होता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। दुनिया भर की सरकारें और वैज्ञानिक इस समस्या से निपटने के लिए अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं। कई देश कोयले और पेट्रोलियम जैसे ईंधनों पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं और सौर ऊर्जा या हवा से बनी ऊर्जा और स्वच्छ तकनीकों की ओर बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। दुनिया के कई देशों ने आने वाले वर्षों में नेट जीरो यानी जितना कार्बन वातावरण में छोड़ा जाए उतना ही कम या संतुलित करने का लक्ष्य रखा है। अब सवाल यह है कि भारत और इस जैसे बड़े और तेजी से बढ़ते देश इस चुनौती से कैसे निपट रहे हैं, क्योंकि एक तरफ विकास की जरूरत है तो दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी। भारत ने पिछले कुछ सालों में क्लीन एनर्जी की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। देश सोलर और विंड एनर्जी पर भी जोर दे रहा है। इसके अलावा भारत ने बड़े स्तर पर पेड़ लगाने और जंगलों को बढ़ाने का अभियान भी शुरू किया है। साथ ही देश ने आने वाले दशकों में नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। मकसद है कि 2070 तक देश नेट जीरो उत्सर्जन की दिशा में पहुंचे। भारत ने सिर्फ लक्ष्य तय नहीं किए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहल की है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कई देशों के साथ मिलकर वैश्विक पहल भी शुरू की ताकि क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ सके। लेकिन सिर्फ नीतियां और योजनाएं काफी नहीं होंगी, क्योंकि इस लड़ाई में सरकारों के साथ साथ आम लोगों की भूमिका भी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ नीतियों की लड़ाई नहीं है, यह आदतों की लड़ाई भी है और इसमें आम लोगों की भूमिका भी उतनी ही अहम है। अब आप सोच रहे होंगे हम क्या कर सकते हैं? क्या किसी एक व्यक्ति के छोटे कदम से पूरी दुनिया बदल जाएगी? शायद अकेले नहीं, लेकिन करोड़ों लोग अगर छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो असर बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे सबसे पहला कदम बिजली की बचत। अक्सर हम जरूरत ना होने पर भी पंखे, लाइट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चालू छोड़ देते हैं। एक कमरे में बैठे हैं, वहां एसी चल रहा है, वहां से उठकर चले गए, लेकिन एसी चलता छोड़ दिया। हर बचाई गई बिजली की यूनिट का मतलब है कम ऊर्जा की जरूरत, और कई जगह कम ऊर्जा का मतलब कम कार्बन उत्सर्जन। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने घर में अपने बच्चों को खास तौर पर यह जरूर सिखाएं कि जिस जगह वो नहीं बैठे हैं वहां लाइट और पंखे हमेशा ऑफ करके रखें।
दूसरा कदम, पेड़ लगाना और पेड़ों को बचाना। पेड़ सिर्फ छाया नहीं देते, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में भी मदद करते हैं। तेजी से कटते जंगल इस समस्या को और गंभीर बना रहे हैं और इसको कम करने के लिए मैं और मेरे परिवार के लोग हमारे हर जन्मदिन पर अपनी उम्र से एक ज्यादा पेड़ लगाते हैं। पिछले 8 से 9 सालों से हम इस परंपरा को लगातार निभा रहे हैं और यकीन जानिए, इसके फायदे आपको 2-3 साल में ही दिखने लगते हैं। जब वो पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, उनके नीचे लोग गाड़ियां पार्क करते हैं, हवा ताजी महसूस होती है, तो ये काम भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हर सुख दुख के मौके पर अगर बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम एक पेड़ लगाइए और ऐसे लगाइए कि उस पेड़ की देखभाल भी कीजिए। धीरे धीरे हम मिलकर पेड़ों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तीसरा कदम, जहां संभव हो वहां सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाना। हर छोटी दूरी के लिए निजी वाहन का इस्तेमाल करने के बजाय बस, मेट्रो, कारपूल या साइकिल जैसे विकल्प भी अपनाए जा सकते हैं। इससे ईंधन की खपत और प्रदूषण दोनों कम हो सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक का कम इस्तेमाल, जरूरत से ज्यादा संसाधनों की बर्बादी रोकना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार आदतें अपनाना भी छोटे लेकिन जरूरी कदम हो सकते हैं। ये बदलाव सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव अक्सर छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। अगर पूरी दुनिया एक बड़ी क्लास होती और ग्लोबल वार्मिंग उसका सबसे मुश्किल सवाल, तो कुछ देश ऐसे हैं जो सिर्फ इस समस्या पर बहस नहीं कर रहे, बल्कि उसका जवाब ढूंढने में भी जुटे हैं। दुनिया जब बढ़ते तापमान, प्रदूषण और बदलते मौसम से जूझ रही है, तब कुछ देशों ने ऐसे कदम उठाए हैं जो उम्मीद जगाते हैं। भूटान ने अपने जंगलों को सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि धरती का सुरक्षा कवच माना। यही वजह है कि ये देश जितना कार्बन छोड़ता है, उससे ज्यादा अपने जंगलों के जरिए सोख लेता है। इसके अलावा भूटान में पर्यटकों पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी भी लगती है। एक शख्स पर एक रात रुकने के $100। इसका मकसद भारी भीड़ से बचना, देश के पर्यावरण को बचाना और स्थानीय संस्कृति को संरक्षित रखना है। कोस्टा रिका ने क्लीन एनर्जी और जंगलों को बचाने पर इतना काम किया कि आज उसकी पहचान पर्यावरण अनुकूल देशों में होती है। डेनमार्क ने हवा की ताकत को बिजली में बदलना शुरू किया और पवन ऊर्जा में दुनिया के सामने एक उदाहरण रखा। वहीं नॉर्वे ने पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेजी से बढ़ावा दिया। ये सारे देश हमें सिखाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ डरने की चीज नहीं है। अगर सही फैसले ले जाएं, तो बदलाव सिर्फ संभव नहीं, बल्कि दिखाई भी देने लगते हैं। हमें जानना जरूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग भविष्य की समस्या अब नहीं रही। ये हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है और दस्तक दे चुकी है। और आने वाले समय में हमारी दुनिया कैसी होगी, इसका फैसला सिर्फ सरकारें नहीं, हम सब मिलकर करेंगे। क्योंकि सवाल हमारी आने वाली पीढ़ियों का है। जिस धरती को हमने विरासत में पाया, क्या हम उसे उसी हाल में आगे दे पाएंगे? सोचिए, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं ना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तो मुझे लगता है देर तो हो चुकी है। इसलिए अब तो सोचना जरूरी हो गया है। सोचिए, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आप ऐसा क्या करते हैं, चाहे वो एक छोटा सा कदम ही क्यों ना हो, जिससे आप बिजली, पानी, ऊर्जा बचा पाएं। क्या पेड़ लगाते हैं या ऐसा क्या काम करते हैं जो आपको लगता है अगर अपना आइडिया आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी उसे फॉलो कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजिएगा।